स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों के लिए नीट 2026 का जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है उसमें मैं लेकर आई हूँ आज इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का पार्ट 4 वाला सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे 2 जीन इनहेरिटेंस की, 2 जीन इंटरैक्शंस की, और जो लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या थी, किसने दी थी, कैसे दी थी, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आप लोगों ने जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स ज्यादा नहीं दिखाई दिए। लेकिन अगर सॉल्व करने में आपको कोई डिफिकल्टी आई होगी तो चलो एक बार साथ में सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। ये वाला अपना पहला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपको, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स हैविंग दिस जीनोटाइप। तो ये हमारा जीनोटाइप है, हमें इसका गैमेट्स फाइंड आउट करना है। ये नीट 2008 का क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए, इफ यू रिमेंबर, एक फॉर्मूला दिया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ गैमेट्स? नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला है 2⁻n। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस अलील्स या फिर हेटेरोजाइगस पेयर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो अलील है ये हाइब्रिड है, सो दिस विल बी फर्स्ट। लेकिन ये हाइब्रिड नहीं है, ये प्योर है, तो हम प्योर वाले अलील को नहीं काउंट करेंगे। ये वाला हाइब्रिड है, सो दिस इज द सेकंड पेयर। ये वाला भी हाइब्रिड है एंड ये वाला भी हाइब्रिड है। तो हमारे पास टोटल हाइब्रिड अलील्स कितने हैं? 4। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अब इस n की वैल्यू को फॉर्मूला में लगाओ। सो 2⁻n इज इक्वल्स टू 2⁻4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 4 यानी कि 16। तो कितने टाइप के हमको गैमेट्स देखने मिलेंगे? यहाँ पर 16 टाइप के गैमेट्स देखने मिलेंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट बट येट वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इस फॉर्मूला पे। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप नंबर ऑफ गैमेट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आया है, आप लोग नीचे कमेंट में टाइप करो कि आपका ये क्वेश्चन राइट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू क्रॉस 2 रोन कोट कलर काउ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू बी रोन? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट बताया था कोडोमिनेंस में, बराबर। यहाँ पर हमने 2 रोन कलर की काउ को सेल्फिंग कराया। अगर मैं इस काउ और इस काउ का सेल्फिंग कराऊं तो मुझे F2 जनरेशन में कितनी काउ रोन कलर की मिलेंगी? आई विल गेट 50% ऑफ द पॉपुलेशन एज रोन कलर। तो मुझे कितना परसेंट पॉपुलेशन मिलेगा रोन कलर का? 50% पॉपुलेशन। तो ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये एक रोन काउ ली और यहाँ पर एक रोन काउ ली और अब मैं इसका सेल्फिंग करा रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिली रेड कलर की काउ, यहाँ पर मुझे मिली रोन कलर, दिस इज ऑल्सो रोन कलर। ये रोन कलर है, मतलब व्हाइट और रेड मिक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये मुझे मिले व्हाइट। तो यहाँ पर ये है व्हाइट 25%, ये है रेड 25%, और यहाँ पर ये 2 ऑफस्प्रिंग्स मुझे रोन कलर दे रहे हैं। सो दिस इज 50%। तो अगर मैं रोन कलर की काउ का सेल्फिंग कराती हूँ तो मुझे कितने परसेंट प्रोजेनी जो है रोन कलर के मिलेंगे? 50%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। दिस इज फ्रॉम नीट 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 का है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन I। हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो I जीन के ऊपर डिपेंड करता है, विच हैज 3 अलील्स। I जीन के 3 अलील्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक है IA, एक है IB और एक है I0, या फिर इसको हम स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। There are 6 genotypes. How many phenotypes in all are possible? तो अगर हमारे पास 6 जीनोटाइप्स हैं तो कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं? फिनोटाइप मतलब क्या होता है कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमको देखने मिलेंगे। तो अगर आपको कोडोमिनेंस वाला ये एक्सपेरिमेंट याद होगा, ब्लड ग्रुप का जो मैंने करवाया था, कि यहाँ पर जीनोटाइप्स कितने, ये देखो, ये वाला बॉक्स देखो अपना, ये अपने जीनोटाइप्स है। कितने टाइप के जीनोटाइप्स अवेलेबल है? 6 टाइप के जीनोटाइप्स अवेलेबल है। ये पहला जीनोटाइप, ये दूसरा जीनोटाइप, ये तीसरा जीनोटाइप, ये और ये सेम है तो इसको वापस नहीं काउंट करेंगे। ये चौथा जीनोटाइप, 5वां और 6ठा। तो जीनोटाइप मेरे पास टोटल 6 हैं। कितने जीनोटाइप्स हैं? मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। जीनोटाइप्स हमारे पास टोटल 6 हैं। यस,
तो इसके फिनोटाइप्स कितने होंगे? फिनोटाइप्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है अपने पास? n+1। जीनोटाइप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू n+1। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ n+1 वाला। हमारे पास n मतलब अलील्स, n मतलब क्या होता है? अलील्स। हमारे पास कितने अलील्स हैं? 3 अलील्स है, तो n की वैल्यू 3 दी गई है, बराबर। तो फॉर्मूला क्या है फिनोटाइप फाइंड आउट करने का? फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट फिनोटाइप? n+1। तो n की वैल्यू क्या है? 3। तो 3+1 यानी हमें कितने टाइप के फिनोटाइप्स मिलेंगे? 4। कैसे मैम? ये देखो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे ना बेटा। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं? 4 ब्लड ग्रुप मिल रहा है। एक अपना ए ब्लड ग्रुप मिल रहा है, एक मिल रहा है बी ब्लड ग्रुप, एक मिल रहा है ए बी ब्लड ग्रुप, और एक मिल रहा है ओ ब्लड ग्रुप। मुझे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट फिनोटाइप, ये सेकेंड फिनोटाइप, ये थर्ड फिनोटाइप और ये फोर्थ फिनोटाइप, मुझे 4 टाइप के फिनोटाइप्स देखने मिल रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। फॉर्मूला लगा के आप सीधा आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। 90% बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आंसर जो है नेगेटिव मार्क्स आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये भी आपके नीट 2008 का क्वेश्चन है। अ वुमन विद ब्लड ग्रुप O हैज अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O एंड शी क्लेम्स दैट अ मैन विद ब्लड ग्रुप A एज द फादर ऑफ द चाइल्ड। तो समझो कोई बच्चा है, हमारे पास एक चाइल्ड है, इस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है O ब्लड ग्रुप, यानी इसके पास दोनों अलील स्मॉल i हैं, और हमारी जो मदर है, इस मदर का ब्लड ग्रुप भी O ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब इसके पास भी दोनों स्मॉल i है। अब इस मदर का बोलना है कि इस बच्चे का जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप A है। तो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो फादर का ब्लड ग्रुप A है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? देखो A ब्लड ग्रुप के लिए 2 पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, या तो दोनों A होंगे, या तो एक A होगा और एक I0 होगा, या फिर I0 ना लिख के मैं यहाँ पे स्मॉल i लिख देती हूँ। ध्यान से देखो, हाँ, अगर ब्लड ग्रुप A रहता है, अगर हमारे पास A ब्लड ग्रुप है, तो इसके 2 ही जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो दोनों अलील्स IA होंगे, या तो एक IA होगा और एक स्मॉल i होगा। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर इज A, तो उसका या तो ये जीनोटाइप होगा या तो ये जीनोटाइप होगा। अब पता कैसे चलेगा फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? देखो बच्चे का ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप है, यानी बच्चे के पास 2 अलील्स है, एक मदर से मिला है, एक फादर से मिला है। मदर से उसको मिला है स्मॉल i, फादर से उसको मिला है स्मॉल i। ये फादर वाला अलील है, ये मदर वाला अलील है, यानी फादर के पास भी एक स्मॉल i होना चाहिए। तो उस हिसाब से फादर का जो जीनोटाइप है वो ये होगा, क्योंकि अगर फादर का ये जीनोटाइप होता तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी A होता, लेकिन फादर का जीनोटाइप अगर ये है, तो समझो ये वाला अलील मदर के इस वाले अलील से आके फ्यूज हुआ होगा और हमें हमारा जाइगोट मिला होगा, और इस जाइगोट का ब्लड ग्रुप क्या हो गया होगा? O ब्लड ग्रुप। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा उस बच्चे का जीनोटाइप? ऑप्शन नंबर सी। स्मॉल i को, ये जो स्मॉल i है, इसको हम I0 भी लिखते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 जीन इंटरैक्शंस के साथ। बेसिकली इस टॉपिक में हम इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर 2 जीन इंटरैक्शन को इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरजेनिक इंटरैक्शन और नॉन अलीलिक इंटरैक्शन। मतलब यहाँ पर हम अलील्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम 2 सेपरेट जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो एक ही जीन के 2 वेराइटी के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हाइट की अगर मैं बात करूं तो टॉल, डॉर्फ, ये है तो एक ही कैरेक्टर का पार्ट, तो अब तक हम ऐसा एक ही कैरेक्टर पढ़ रहे थे, पर अब हम 2 अलग अलग कैरेक्टर, 2 अलग अलग जीन्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्शन फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक्चुअली दोनों, ये जो 2 जीन इंटरैक्शन है, ये इन दोनों को एक्सेप्ट करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे समझ में आएगा यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेंडल सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट में किया था, गार्डन पी में, यानी जो मटर हम उगाते हैं वटाना, वहां पे। पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 7 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, 7 क्रोमोसोम्स है, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर टोटल 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मेंडल सर ने जो 7 अलग अलग कैरेक्टर स्टडी किए थे, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन,
ठीक है, पॉड कलर, पॉड शेप एंड प्लांट हाइट। मेंडलसन ने ये जो 7 कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे, इनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सिंगल क्रोमोसोम पे हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम पे 2-3 कैरेक्टर्स हैं। यानी फ्लावर का पोजीशन, प्लांट का हाइट और पॉड का शेप, ये तीनों कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सुनो ध्यान से, हाँ, हम जो ये मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक खासियत ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या होता है कि गैमेट्स हमेशा अलग अलग सेपरेट होते हैं, गैमेट्स कभी भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे आगे। बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा कोई जीन सिंगल क्रोमोसोम पे है और मैं ये वाला जीन और ये वाला जीन साथ में स्टडी कर रही हूं, तो ये लोग कभी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर कोई जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अगर मैं ये वाला कैरेक्टर इस कैरेक्टर के साथ स्टडी करूं, तो ये दोनों आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या है, that the genes should be present on different chromosome. If they are present on the same chromosome, they will interfere with each other. और उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिंकेज कॉन्सेप्ट। तो आज जो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ पढ़ेंगे, उसका एक एक्सेप्शन है लिंकेज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज की थियोरी स्टार्ट करते हैं। अब आज की थियोरी में इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या दिया गया है, फटाफट से देखते हैं। ऑलराइट, inheritance of 2 genes, Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in 2 characters. अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है। पहले मेंडलसन ने क्या किया, उन्होंने 2 ऐसे प्लांट सिलेक्ट किए जिनके 6 कैरेक्टर्स सेम हो, सिर्फ एक कैरेक्टर अलग हो, और फिर उन 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर किया। जब वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, उसको हमने बोला मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडलसन ने उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया। अब उन्होंने ऐसे 2 प्लांट्स लिए जिनमें 5-5 कैरेक्टर्स सेम हो, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स अलग होने चाहिए। तो मेंडलसन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए 2 ऐसे प्लांट सिलेक्ट किए जिनमें उनके 5-5 कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे पी प्लांट्स कंसिडर किए जिनके 2 कैरेक्टर्स अलग हैं। जैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया था, वैसे उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया। अब यहाँ पर उन्होंने कौन से कैरेक्टर स्टडी किए, साथ में उन्होंने 2 कौन से कैरेक्टर स्टडी किए, उन्होंने सीड का शेप, कौन सा कैरेक्टर कंसिडर किया उन्होंने, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप कैसा होता है, या तो हमारी सीड राउंड होगी या तो सीड रिंकल्ड होगी। तो ये एक कैरेक्टर हो गया सीड शेप। तो उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, एक कैरेक्टर था सीड शेप और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया सीड का कलर। अब सीड का जो शेप है, इट कैन बी राउंड और रिंकल्ड, और सीड का जो कलर है वो येलो या ग्रीन हो सकता है। Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parents had yellow colored and round shape. How can you tell which of the character in the pairs are yellow, green color and round wrinkle shape was dominant? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने उसको क्रॉस करके देखा, उसका डेटा निकाला। येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब जो कैरेक्टर ज्यादा क्वांटिटी में दिखेगा, ऑब्वियसली वो कैरेक्टर डोमिनेंट है। जो कैरेक्टर कम क्वांटिटी में दिखेगा, ऑब्वियसली वो कैरेक्टर रिसेसिव है। सो यहाँ पर वही चीज बोली गई है कि येलो कलर इज मोर डोमिनेंट ओवर ग्रीन, क्योंकि येलो कलर के सीड्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 12 सीड्स येलो कलर के हैं और 4 सीड्स ग्रीन कलर के हैं, मतलब येलो कलर डोमिनेंट है। और अगर मैं शेप की बात करूं तो राउंड वाले सीड्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और रिंकल्ड वाले सीड्स कम दिखाई दे रहे हैं, यानी राउंड शेप डोमिनेंट है। So these results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross. ये सेम रिजल्ट उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला था। मतलब जो कैरेक्टर ज्यादा विजिबल है वो डोमिनेंट है, जो कम विजिबल है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो अब इसका हम जीनोटाइपिक एनालिसिस समझते हैं। ये जो थियोरी दी गई है ना, इसी थियोरी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और हम क्रॉस अंडरस्टैंड करते हैं। देखो क्या बोला गया है, लेट अस यूज द जीनोटाइप Y फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल y फॉर रिसेसिव ग्रीन सीड कलर। हमने यहाँ पर 2 सीड्स लिए, रेड एंड येलो, सॉरी रेड नहीं, राउंड एंड येलो सीड्स, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो येलो कलर के लिए हम कैपिटल Y यूज करेंगे, ग्रीन कलर के लिए स्मॉल y यूज करेंगे। ठीक है, येलो कलर के लिए हम क्या यूज करेंगे,
कैपिटल वाई और ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल वाई। और आगे क्या बोला है, शेप की बात करते हैं। ये तो सीड कलर की बात हो गई, ये हो गई सीड कलर की बात। सीड शेप की अगर मैं बात करूं तो हम राउंड सीड के लिए कैपिटल आर कंसिडर करेंगे और रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर कंसिडर करेंगे। ये हो गई बात शेप की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर साथ में लेना है, रिसेसिव रिसेसिव कैरेक्टर साथ में लेना है। डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है। तो हमने क्या किया, येलो सीड राउंड शेप, इनको साथ में ले लिया, येलो सीड राउंड शेप। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, येलो सीड राउंड शेप साथ में ले लिया और रिसेसिव रिसेसिव साथ में ले लिया, यानी रिंकल्ड सीड विथ ग्रीन कलर। ओके, अब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस किया। तो देखो आपको मैंने एक चीज पढ़ाई है, क्या पढ़ाया है मैम, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। रुको यहाँ पे हम करके देखते हैं। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा है, लेट अस सॉल्व दिस डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल सर ने राउंड सीड ली, यहाँ पर लिखते हैं पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स क्या किया उन्होंने राउंड सीड ली और उस सीड का कलर था येलो। इसको क्रॉस किया उन्होंने रिंकल्ड सीड के साथ और इस सीड का कलर था ग्रीन। तो इसका जीनोटाइप क्या आ जाएगा, पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, राउंड मतलब कैपिटल आर, येलो मतलब कैपिटल वाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा स्मॉल वाई। अब इसका गैमेट्स बनाओ। अब गैमेट्स के लिए, अरे चल भाई क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा ये, एक सेकेंड। अब गैमेट्स के लिए हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें एक चीज, what nonsense is happening, 1 second ना। हाँ, गैमेट्स के बारे में हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें, 2n वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब मैं यहाँ पे अगर 2n वाला फॉर्मूला लगाऊं, n मतलब क्या होता है, हाइब्रिड पेयर्स। तो हाइब्रिड मतलब यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है, तो यहाँ पर देयर इज नो हाइब्रिड, तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। अब n 2 मतलब 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो यहाँ पर मुझे एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा और यहाँ पर भी कोई हाइब्रिड नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे एक ही टाइप का गैमेट मिलेगा। गैमेट्स आर ऑलवेज हाफ। एक चीज याद रखो कि गैमेट्स मतलब हैप्लॉइड नंबर्स, गैमेट्स मतलब क्या होते हैं, हैप्लॉइड नंबर। तो ये देखो इसका एक गैमेट आया, इसका एक गैमेट आया, तो ये हो गया मेरा गैमेट्स फॉर राउंड एंड येलो। सेम चीज यहाँ पे, यहाँ से एक गैमेट आएगा, यहाँ से एक गैमेट आएगा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? हमने कैरेक्टर्स लिए, कैरेक्टर्स के गैमेट्स प्रोड्यूस किए। अब इन गैमेट्स का हम F1 जनरेशन निकाल रहे हैं, तो अब इनको साथ में क्रॉस करो। अब ये जो है कैपिटल आर, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम अगर मैं ऐसा लिखूं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो मतलब तो सेम ही रहेगा ना। करेक्ट, मतलब सेम ही रहेगा, लेकिन जब आगे इसका आप सेल्फिंग करोगे ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर वो कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो हम कैरेक्टर्स वाले अलील हमेशा साथ में लिखते हैं। राउंड कैरेक्टर को जो उसका रिसेसिव फॉर्म है उसके साथ लिखेंगे, येलो कैरेक्टर का जो रिसेसिव फॉर्म है उसको उसके साथ लिखेंगे। तो ये है दिखने में। अब देखो दिखने में इस सीड का फिनोटाइप क्या होगा, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूं। अब दिखने में इस सीड का फिनोटाइप क्या होने वाला है, दिखने में ये सीड राउंड दिखेगी क्योंकि कैपिटल आर है, और दिखने में ये सीड येलो दिखेगी, तो इसका फिनोटाइप होगा राउंड येलो। ओके, और जीनोटाइप क्या होगा इसका, इट इज हेट्रोजाइगस। ये प्योर नहीं है, ये कैसे टाइप का ऑफस्प्रिंग है, ये मेरा हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग है। दिस इज माय F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन को सेल्फिंग करो। इस F1 जनरेशन का दिख रहा है ना, हाँ, इस F1 जनरेशन का हमको क्या करना है, सेल्फिंग करना है। चलो इस F1 जनरेशन का हम सेल्फिंग करते हैं, ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है हमारा F1 जनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। और इसको वापस हमने खुद से ही सेल्फिंग किया। अब यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ गैमेट्स, 2n। अब यहाँ पर n मतलब हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड है, ये एक हाइब्रिड है, तो मतलब टोटल 2 हाइब्रिड हो गए, तो 2
यानी यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स बनने वाले हैं और यहाँ पर भी मुझे सेम 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। अब ये गैमेट्स आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? फोक लाइन मेथड से। फोक लाइन मेथड मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो बच्चों, फोक लाइन मेथड मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो मेरा कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ जाएगा, एक बार स्मॉल वाई के साथ जाएगा, और ये जो स्मॉल आर है ये भी एक बार कैपिटल वाई के साथ जाएगा, एक बार स्मॉल वाई के साथ जाएगा। तो मुझे 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। पहला गैमेट मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमेट मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा गैमेट कौन सा मिलेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो मुझे ऐसे 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? मुझे 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स मिलने वाले हैं। तो यही 4 गैमेट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट इरेज दिस, नहीं तो पूरा कचरा हो जाएगा। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, ठीक है। चलो ये गैमेट्स हम यहाँ लिख देते हैं। कौन सा गैमेट बना अपना? यहाँ पर गैमेट्स हमारे कौन से बने? समझो ये मैंने फीमेल ले लिया और ये मैंने मेल ले लिया, तो मुझे फीमेल के गैमेट्स कौन से मिले हैं? मुझे फीमेल के 4 गैमेट्स मिले, ये 4 गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब सेम टू सेम यहाँ पर भी मिलने वाले हैं मेल के लिए। मेल के लिए भी सेम टू सेम होंगे क्योंकि सेल्फिंग कर रहे हैं ना, सेम पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो गैमेट्स मुझे मिले हैं, इन गैमेट्स का हम F2 जनरेशन निकालेंगे। तो F2 जनरेशन में यहाँ पे निकालती हूँ। ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल F2 जनरेशन के लिए बनाया है, तो इसका जो F2 जनरेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे इस टेबल में। दिस इज अवर F2 जनरेशन का टेबल। तो अब ये गैमेट्स लिख लो, ये गैमेट्स यहाँ पर लिख लो। समझो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल, यहाँ पे लिख दिया फीमेल। तो यहाँ पे मेल वाले गैमेट्स आएंगे, यहाँ फीमेल वाले गैमेट्स आएंगे। कौन से गैमेट्स आएंगे? ये 4 गैमेट्स आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम गैमेट्स यहाँ पे भी लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल वाई आएगा पहले। एक भी अगर गैमेट लिखने में गलती हो गई तो हो गया, काम खत्म। यहां तक सबको समझा? सब लोग मेरे साथ लिखते जाओ। सब लोग पहले वीडियो को स्टॉप करो और ये गैमेट्स लिखो। सब लोग ये टेबल मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ओके, लिख लिया सबने? चलो अब इसको क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने से पहले ना यहाँ पे पहले हम जरा कॉलम नंबर डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि इसका क्या काम है वो आगे पता चलेगा आपको। कॉलम नंबर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 8 ऐसा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये कॉलम नंबर क्यों डाला मैंने? ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं। F2 जनरेशन में मुझे टोटल 14 ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले, 14 बच्चे मिलने वाले, 16 बच्चे मिलने वाले, 16 ऑफस्प्रिंग्स, 14 क्यों बोल रही हूँ मैं। F2 जनरेशन में मुझे टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले। अब इनका क्रॉस करना चालू करो, थोड़ा 1.5 के स्पीड में देखोगे तो भी चलेगा। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हो गया मेरा फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही बाकी कॉलम्स भी करके लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलते बोलते करो ताकि आपकी मिस्टेक करने की गुंजाइश कम हो जाए, ठीक है। हमेशा कैपिटल अलील पहले आना चाहिए। हाँ, सेम कैरेक्टर का कैपिटल अलील हमेशा पहले आना चाहिए क्योंकि वो डोमिनेंट अलील होता है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, अब तक तो सही जा रहा है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हो गए मेरे 16 ऑफस्प्रिंग्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन 16 ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटाइप और जीनोटाइप कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमें? इन 16 ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटाइप और जीनोटाइप कैलकुलेट करना है। यहां तक सब लोग अभी तक हैं मेरे साथ? यहां तक सब हैं साथ में? चलो अब इसका हम फिनोटाइप और जीनोटाइप कैलकुलेट करते हैं। बहुत ईजी है, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन इसका हम फिनोटाइप और जीनोटाइप बहुत ही इजीली काउंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आई विल राइट इट ओवर हियर ओनली। हम इसका सबसे पहले काउंट करेंगे फिनोटाइप। क्या करेंगे बेटा? फिनोटाइप काउंट करेंगे, ठीक है।
अब फिनोटाइप कैसे काउंट करना है, ये जो आपको गैमेट्स दिया है ना, इसी गैमेट्स की मदद से आप फिनोटाइप काउंट करोगे। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक कैपिटल आर है, एक कैपिटल वाई है, मतलब मुझे राउंड सीड मिलने वाली है और येलो सीड मिलने वाली है। दिस विल बी माय फर्स्ट फिनोटाइप। हमेशा याद रखो, आपका पहला वाला अलील कौन सा है वो मैटर करता है, उसके बाजू वाला अलील कौन सा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सेकंड अलील है वो सिर्फ बताएगा कि हमारा ये जो जीन है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो फर्स्ट अलील इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अलील इज कैपिटल आर, मतलब राउंड कैरेक्टर आएगा। सेकंड अलील इज कैपिटल वाई, मतलब येलो कैरेक्टर आएगा। तो फिनोटाइप में पहला ऑफस्प्रिंग हम देखेंगे कि हमको राउंड और येलो सीड्स कितने मिले हैं, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर कौन सा देखना है हमको, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, राउंड एंड ग्रीन। कैपिटल आर मतलब राउंड और वाई मतलब ग्रीन, तो सेकेंड कैरेक्टर अपना रहेगा राउंड ग्रीन। थर्ड कैरेक्टर क्या रहेगा, अभी स्मॉल आर है। स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स रिंकल्ड सीड। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास रिंकल सीड लेकिन येलो कलर की सीड्स कितनी हैं, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। ये हमारे फिनोटाइप्स हैं, तो यहां पर मैं लिख देती हूँ रिंकल्ड ग्रीन। अब कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करो कितने आपको राउंड और येलो सीड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको हर एक ऑफस्प्रिंग में से सिर्फ फर्स्ट अलील और थर्ड अलील देखना है, मतलब राउंड वाला का फर्स्ट और कलर वाले का फर्स्ट। तो देखो दिखने में ये सीड भी राउंड मिलेगा और येलो मिलेगा, दिस विल बी राउंड येलो, दिस विल ऑल्सो बी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो रहेगा, दिस विल ऑल्सो बी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड और येलो रहने वाला है। देखो काउंट करते जाओ, दिस विल ऑल्सो बी राउंड एंड येलो। दोनों कैरेक्टर का फर्स्ट अलील में चेक कर रही हूं, राउंड एंड येलो। पर ये राउंड और येलो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर येलो कलर का एक भी कैपिटल अलील नहीं है, ये अपना राउंड और येलो रहेगा, दिस विल बी राउंड एंड येलो, ठीक है। ये भी दोनों अलील्स कैपिटल है ना, फर्स्ट वाले, राउंड एंड येलो। ये वाला भी राउंड और येलो मिलने वाला है, राउंड येलो। ये राउंड भी नहीं है बट येलो है, बट राउंड नहीं है ये, तो ये नहीं काउंट करेंगे। दिस विल बी राउंड एंड येलो, बस। तो अब काउंट करो कितने सीड्स आपको राउंड और येलो मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे राउंड और येलो सीड्स 9 मिले। अब मुझे क्या काउंट करना है, राउंड एंड ग्रीन सीड काउंट करना है। तो राउंड और ग्रीन सीड्स कितने मेरे पास, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। राउंड और ग्रीन वाले सीड्स कितने हैं, ये राउंड है ये ग्रीन है, सो दिस इज राउंड एंड ग्रीन, दिस इज ऑल्सो राउंड एंड ग्रीन, 2 हो गए। अब यहाँ पे देखो ये वाला सीड भी राउंड है और ग्रीन है, 3 हो गए। बस 3 सीड्स ऐसे हैं जो राउंड है और ग्रीन है। अब क्या बचा, अब मुझे देखना है कि रिंकल्ड येलो सीड्स कितने मिले। तो रिंकल्ड और येलो ये सारे कॉलम भर गए। हाँ ये देखो ये वाला सीड रिंकल्ड है क्योंकि इसके पास स्मॉल आर है, पर दिखने में ये सीड येलो कलर का है। ये भी रिंकल्ड है और येलो है, रिंकल्ड येलो, और ये भी रिंकल्ड और येलो है। तो रिंकल्ड और येलो सीड्स कितने मिले, 3 मिले। मैं आपको बहुत डिटेल में लिख के बता रही हूँ ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। और अब लास्ट में ये सीड कैसा है, दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। तो अब आप देखो ये वाला जो अपना कैरेक्टर है ये अपना ओरिजिनल पेरेंट का जीनोटाइप है, ये देखो ओरिजिनल पेरेंट, और ये वाला जो कैरेक्टर है ये अपना ओरिजिनल पेरेंट का जीनोटाइप है, ओरिजिनल पेरेंट। तो अगर मैं पेरेंटल कैरेक्टर्स कैलकुलेट करूं, अगर मैं यहां पर लिखूं पेरेंटल जीनोटाइप या पेरेंटल फिनोटाइप व्हाटएवर, अगर मैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिखूं कि मुझे पेरेंट्स के कितने ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स जैसे मुझे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, पेरेंट्स जैसे दिखने वाले मुझे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, राउंड और येलो कितने ऑफस्प्रिंग्स मिले, राउंड और येलो वाले ऑफस्प्रिंग्स कितने मिले मुझे 9, और रिंकल्ड और ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स कितने मिला 1, तो 9 + 1 टोटल 16 में से 10 बच्चे ऐसे मिले,
16 में से 10 बच्चे ऐसे मिले हैं जो पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर दिखाते हैं। 10 ये 16 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स के जैसे हैं, सेम टू सेम पेरेंट्स के जैसे, जो हमने पेरेंट्स यूज किए थे। और रिकॉम्बिनेशन कैसा मिला मुझे, नया कैरेक्टर कौन सा मिला? अगर मैं रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये वाला कैरेक्टर हमने तो यूज नहीं किया था, हमने ये यूज ही नहीं किया था, पर मुझे मिला है। मैंने ये कैरेक्टर भी यूज नहीं किया, देखो ना, मैंने रिंकल्ड और येलो सीड नहीं यूज किया, पर मुझे मिला। तो अगर मैं रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो 3 + 3/16 यानी कि 6 ऑफस्प्रिंग्स मुझे रिकॉम्बिनेशन दे रहे हैं और 10 ऑफस्प्रिंग्स मुझे पेरेंट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। हमने फिनोटाइप कैलकुलेट कर लिया, तो फिनोटाइप क्या मिला हमें, 9:3:3:1। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप कैलकुलेट करते हैं। चलो यहाँ पे बाजू में हम इसका जीनोटाइप कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट अस राइट जीनोटाइप ऑफ F2। ठीक है, ये फिनोटाइप हो गया। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर हमने फिनोटाइप कैलकुलेट कर लिया है, फिनोटाइप ऑफ F2 9:3:3:1। हमको एंड में ये भी चेक करना है कि ये जो रेशियो है ना, सेम कैरेक्टर के लिए, जैसे समझो यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर स्टडी कर रही हूँ, शेप और कलर। यहाँ पे मैंने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, सीड का कलर और सीड का शेप। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग करके देखूं, अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर देखूं, सिर्फ सीड कलर की बात करूं, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। और अगर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो हमने पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है 3:1। तो इसका रेशियो भी 3:1 आना चाहिए, इसका रेशियो भी 3:1 आना चाहिए। अगर मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस अप्लाई करके देखूं तो ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो भी चेक करना है। ठीक है, तो पहले इसका ना हम फिनोटाइप रेशियो निकाल लिया है, अब हम इसका जीनोटाइप रेशियो निकाल लेते हैं। तो जीनोटाइप रेशियो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये वाला जो अलील है, एग्जैक्ट यही कॉम्बिनेशन, यानी चारों अलील्स डोमिनेंट होने चाहिए। ऐसे आपको कितने ऑफस्प्रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक दिखाई देगा। चारों अलील्स डोमिनेंट होने चाहिए, ऐसा आपको सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग दिखाई देगा। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ऐसा मुझे सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग दिखाई दिया। ठीक है, अब इसके बाजू वाला, तो इसको कट कर दो, मतलब ये हो गया अपना, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाजू वाला देखो, ये ऑफस्प्रिंग और ये ऑफस्प्रिंग दोनों सेम है, एक एक अलील दोनों का सेम टू सेम है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी कॉलम में आपको ऐसा अलील दिखाई नहीं देगा। तो यानी कि ये जो 2 ऑफस्प्रिंग है, ये दोनों ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ऐसे 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं। अब फिर से देखो, ये वाला जो अलील है ये इकलौता ऐसा है कि दोनों कैपिटल है दोनों स्मॉल है, ऐसा अलील आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट ये दोनों को देखो, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों भी आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, कैपिटल R स्मॉल, मैंने क्या किया, ये किया कैपिटल R स्मॉल r। अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने लिखते टाइम गड़बड़ी कर दी, यही तो गड़बड़ हो गई, आप लोगों का भी ध्यान नहीं गया और मेरा भी ध्यान नहीं गया। यही प्रॉब्लम होता है अगर घाई करेंगे तो। देखो ये कैपिटल R, क्या कैपिटल R लिखा ही क्यों है मैंने, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई थी, मैंने यहाँ पर गलती से स्मॉल y लिख दिया था, इसलिए मिस्टेक हो रही थी। तो अभी ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा कॉलम आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। यस एवरीबडी, तो यहाँ पर इस टाइप के ऑफस्प्रिंग्स कितने हमारे पास, 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। वी हैव टोटल 4 ऑफस्प्रिंग्स। अब उल्टा जाओ, अब फिर से देखो, यहाँ पर ये जो 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये दोनों ऑफस्प्रिंग सेम है, डिट्टो सेम, कैपिटल R स्मॉल स्मॉल y। ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है ये अकेला ऐसा है, स्मॉल r कैपिटल Y। ये वाले जो 2 ऑफस्प्रिंग है ये डिट्टो सेम है, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है ये अपने आप में ही एक अकेला ऑफस्प्रिंग है, स्मॉल r स्मॉल y। तो यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो हमने निकाल लिया है। सब लोग एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, जल्दी जल्दी क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक किया सबने, चलो मैंने आपको ये बता दिया कि फिनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो क्या है।
1:2:1:2:4:2:1:2:1, इसको आप आगे से काउंट करो तो 1 2 1 2 फिर 4 और फिर वापस पीछे जाएगा तो 2 1 2 1, ये देखो 2 1 2 1। तो इस तरीके से हमने इसका जीनोटाइप रेशियो निकाला। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि हमें क्या मिलना चाहिए, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मिला था वैसे ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मिलना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर्स कंसिडर किए हैं ना, सीड का कलर और सीड का शेप। अब अगर मैं इसका कैरेक्टर निकाल के देखूं, यहाँ पर अगर मैं लिखूं, समझो, हाँ ठीक है यहीं पे जगह है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, सीड का कलर लिखती हूँ मैं। हमने दो कलर यूज किए हैं, एक है येलो कलर और एक है ग्रीन कलर, बराबर। तो अब देखो ये जो टेबल मैंने बनाया है, सेम टेबल ये आपकी बुक में भी दिया है। तो अब यहाँ पर देखकर मुझे बताओ कि आपको येलो कलर के कितने सीड्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिर्फ कलर देखो, उसका शेप मत देखो। कलर मुझे येलो कलर का 12 कलर दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर के मुझे 4 सीड्स दिखाई दे रहे हैं। तो 12/4, इसका मतलब मैं इसका रेशियो लिख सकती हूँ 3:1। हमने क्या बोला कि हमें ये चेक करना है कि ये मोनोहाइब्रिड रेशियो के साथ फॉलो होगा या नहीं होगा। तो सीड कलर मोनोहाइब्रिड रेशियो फॉलो कर रहा है, ठीक है। हम इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मोनोहाइब्रिड रेशियो फॉलो करता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने सेकंड कैरेक्टर कौन सा लिया है, ये तो सीड कलर की बात हो गई। दूसरा कैरेक्टर हमने कौन सा लिया था, सीड शेप लिया है। तो अब सॉरी, ये सीड शेप लिया है। तो अब सीड शेप की बात करते हैं, ठीक है। सीड का शेप देखो, हाँ ध्यान से देखना, हमने दो टाइप का शेप लिया है, एक है राउंड शेप और एक है रिंकल्ड शेप। अब आपको सिर्फ शेप चेक करना है, अब कलर पे ध्यान मत देना, शेप पे ध्यान देना। राउंड सीड्स कितनी दिखाई दे रही है मुझे, ये 4 राउंड है, ये 3 राउंड है, 7 राउंड सीड्स हैं। 8 9 10 11 12, टोटल 12 राउंड सीड्स दिखाई दे रही हैं और बाकी 4 रिंकल सीड्स दिखाई दे रही हैं। टोटल 4 रिंकल सीड्स दिखाई दे रही है। 12/4 मतलब 3:1। तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो फॉलो करता है, ये भी मोनोहाइब्रिड रेशियो फॉलो करता है। तो अब थियोरी देखते हैं, थियोरी में हमें क्या बताया गया है, यहां पर ध्यान से देखो। थियोरी में क्या बताया है, द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन एज शोन इन दिस फिगर शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। द गैमेट्स कैपिटल Y स्मॉल y विल यूनाइट। मतलब ये दोनों गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे, हमें हमारा फर्स्ट जनरेशन मिलेगा। ये फर्स्ट जनरेशन दिखने में कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। जब हम इस हाइब्रिड का सेल्फिंग करेंगे, ये देखो जब हम इस F1 का सेल्फिंग करेंगे तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि टोटल 16 ऑफस्प्रिंग्स में से 3/4 यानी 75% ऑफस्प्रिंग्स, 3/4 मतलब क्या होता है, 75% ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो कैसे हैं, येलो कलर। 3/4 of F2 plants have yellow seeds and 1/4 has green seeds। 16 में से 12 सीड्स, ये 7 8 9 10 11 12, ये 12 सीड्स दिखने में येलो हैं और 4 सीड्स दिखने में ग्रीन है, ठीक है। तो इनका रेशियो कैसा निकलेगा, 12 और 4 का रेशियो कैसा निकलेगा, 3:1। तो यहाँ पर वही बोला है। और राउंड और रिंकल्ड सीड का भी सेम 3:1 रेशियो मिल रहा है। ये देखो राउंड और रिंकल्ड का भी रेशियो सेम 3:1 के फॉर्मेट में मिल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मेंडल सर ने हमें तीसरा लॉ दिया। और क्या था मेंडल सर का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ो। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। हमने यहाँ पर दो अलग अलग ट्रेड्स लिए हैं, एक राउंड मतलब एक शेप और एक कलर। When two different traits are combined in a hybrid, their segregation means separation of one pair of character is independent of the other pair of character। मतलब ये वाला जो पेयर है ये राउंड सीड है और ये येलो सीड है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि मुझे अगर राउंड सीड मिल रही है तो वो हमेशा येलो रहेगी, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर राउंड सीड मिल रही है पर दिखने में ये ग्रीन है, और मुझे यहाँ येलो सीड दिख रही है पर दिखने में ये रिंकल्ड है। तो ये जो गैमेट्स हैं जब ये सेपरेट होते हैं तो इनका रैंडम सेपरेशन होता है, इनका असॉर्टमेंट रैंडम होता है, ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं कर सकते। इनका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ट्रेड्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम नॉट सेम क्रोमोसोम, ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। तो इसका एक एक्सेप्शन ये है कि ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा
जब आपके कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। मेंडल सर ने कौन सा कैरेक्टर लिया? सीड कलर एंड सीड शेप। तो देखो सीड का जो कलर है, सीड का कलर एक अलग क्रोमोसोम पे है और सीड का शेप एक अलग क्रोमोसोम पे है। दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। इसीलिए ये दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दो कलर साथ में हम काउंट करते तो इनके बीच में इंटरफेरेंस होता। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिंकेज कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं उस कॉन्सेप्ट को? हम लिंकेज कॉन्सेप्ट। और लिंकेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपके जो सीड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब आपके जो अलील्स हैं, ये अलील्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं होते हैं। तो दिस इज द एक्सेप्शन फॉर मेंडल थर्ड लॉ, दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द फिनोटाइप्स एंड द जीनोटाइप आर प्रेजेंट इन 9:3:3:1 रेशियो। ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया, इसका फिनोटाइप रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड दिस रेशियो इज ऑब्जर्व्ड फॉर ऑल द डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। इस रेशियो से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे 3 येलो और 1 ग्रीन सीड मिली, 3 राउंड और 1 रिंकल सीड मिली। मतलब ये ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, ये 3 येलो 1 ग्रीन 3 राउंड 1 रिंकल्ड, बस यही बोला गया है। टेक्स्ट बुक में ना कंफ्यूज करने का काम किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ मैं बता रही हूँ ना, बस यही आपको यहाँ पे थियोरी में दिया गया है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो भी एक्सेप्ट करता है। तो बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल सर ने हमें दूसरा लॉ दिया एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि जब हमारे जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा अलग अलग सेपरेट होंगे, दे विल नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। इसका जो एक एक्सेप्शन है, लिंकेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको होल्ड पे रखो। अब आगे क्या दिया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर 50% कैसे ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, राउंड ऑफस्प्रिंग कौन से हैं, रिंकल्ड ऑफस्प्रिंग कौन से हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे बना। ये देखो 4 टाइप के गैमेट्स मिलते हैं हमें और हर एक टाइप का गैमेट 25%, 25%, 25%, 25% फ्रीक्वेंसी दिखाता है और फिर इससे हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। अब ये पैराग्राफ में क्या दिया है, ध्यान से देखो। Although there are 16 squares, यहाँ पर टोटल 16 स्क्वायर्स हैं, इनमें से how many different types of genotypes and phenotypes are formed? कितना जीनोटाइप बन रहा है और कितना फिनोटाइप बन रहा है, आप मुझे बताओ कितना जीनोटाइप बन रहा है। हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स बन रहे हैं मुझे। अगर आपको इसका रेशियो पूछा तो आप रेशियो भी लिख सकते हो, 1:2:1:1:2 4:, और अब उल्टा डायरेक्शन में जाओ, 2 1 2 1। ये हमको कितने जीनोटाइप्स मिले? 9 जीनोटाइप्स मिले। और इसका फिनोटाइप कितना मिला मुझे? इसका फिनोटाइप मुझे 4 टाइप का फिनोटाइप मिला है। देयर एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स इज 4, यानी कि 9:3:3:1। सो नोट देम डाउन। कैन यू यूजिंग द पुनेट स्क्वायर डेटा वर्क आउट द जीनोटाइप रेशियो at the F2 stage and fill in the format given? Is the genotype ratio also 9:3:1? No, genotype ratio 9:3:3:1 नहीं है, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया। This is the genotype ratio। तो यही चीज आपको इस कॉलम में लिखनी है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये वाला जो पैराग्राफ दिया है ना बच्चों, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सर ने इतनी मेहनत से जो प्रोजेक्ट किया था, उनका प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, किसी ने उनकी तारीफ नहीं की, किसी ने उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया। मेंडल सर ने अपना जो काम पब्लिश किया था ना 1865 में, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से उनके काम को कोई पहचान नहीं मिली। ओके, क्योंकि क्या रीजन थे मेंडल सर का काम रिजेक्ट होने के? क्या क्या रीजन थे? क्योंकि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से यूज किया था, उनका डेटा एकदम एक्यूरेट था, सैम्पलिंग साइज बड़ी थी, उन्होंने हर एक चीज का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया था। लेकिन सिर्फ इन 2 रीजन की वजह से उनके काम को रिजेक्ट कर दिया कि यू कैन नॉट यूज मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। बहुत सारा ईगो था साइंटिस्ट लोगों को कि हाँ ये बड़ा मैथमेटिशियन आया और हमारी बायोलॉजिकल फील्ड में आके अपना नाम कमा के जाएगा, इसीलिए उनके काम को सबने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन ईजी नहीं था उस टाइम पे और उनके काम को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली। दूसरा रीजन ये था कि उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि जो जीन्स है उनको जीन्स बोलते हैं। उन्होंने जीन्स का नाम रखा था फैक्टर एंड ही कंसिडर्ड इट एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स जो हमारे एक्सप्रेशंस कंट्रोल करता है। और ये जो अलील्स हैं, ये अलील्स कभी भी एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते हैं, मतलब जब अलील्स सेपरेट होंगे तो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे।
लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, दे नेवर ब्लेंड विथ ईच अदर, लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। ओके क्योंकि लोगों का मानना था कि मैथमेटिक्स यूज करके, मेंडल का अप्रोच कैसा था, उन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया था और ये कॉन्सेप्ट बाकी के साइंटिस्ट के लिए टोटली नया था, और वो बोलते हैं ना कोई भी नई चीज एक्सेप्ट करने के लिए टाइम जाता है, तो इट वाज अनएक्सेप्टेबल टू मेनी साइंटिस्ट। लेकिन फाइनली बोलते हैं ना अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो डेफिनेटली मिलेगा। तो फाइनली मेंडल के काम से ये तो पता चला कि जिसको उन्होंने फैक्टर बोला था वही हमारा जीन है, बट उसका वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए क्योंकि मेंडलसन ने ये प्रोसेस, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था बिना माइक्रोस्कोप के किया था, इसीलिए उनके काम को सबने निग्लेक्ट कर दिया। सो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, इसीलिए उनके काम को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कभी भी नेकी करना नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेंडल सर की डेथ के बाद 1901 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए, ये तीनों साइंटिस्ट अपने अलग अलग कंट्री में अलग अलग काम कर रहे थे। ह्यूगो डिवरीज नाम के जो साइंटिस्ट थे वो हॉलैंड में काम कर रहे थे, कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी, वॉन शेमाक फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये तीनों अलग अलग रीडिस्कवरी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे सेल डिवीजन पे। ओके और इन्होंने काम पढ़ा मेंडल सर का और इन्होंने कंपेयर किया कि जो चीज हम माइक्रोस्कोप की मदद से पढ़ रहे हैं ये चीज मेंडल सर बहुत पहले बता चुके हैं, और तब जाके साइंटिस्ट लोगों को यकीन हुआ कि मेंडल सर करेक्ट थे। मतलब मैं अगर आज बोलूं कि 5 साल बाद कोरोना आने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बस बोल रही हूँ, और सच में अगर 5 साल बाद कोरोना आ गया तो मेरी बात तो सच साबित हो गई ना, क्योंकि मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि कितने ज्यादा वायरल केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। तो स्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए मैं कुछ अजम्पशन कर रही हूँ, ऐसे ही अपने मन से तुक्का नहीं मार रही हूँ। तो मेंडल सर ने ना हर एक चीज प्रूव करके बताई थी कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, बस उनके पास उस चीज का बायोलॉजिकल प्रूफ नहीं था, इसीलिए उनके काम को रिजेक्ट कर दिया। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया, और तब तक तो माइक्रोस्कोप का भी डेवलपमेंट हो चुका था, साइंटिस्ट इजीली हर एक चीज को माइक्रोस्कोप में पढ़ पा रहे थे, और इसी की वजह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई और पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेपरेट होते हैं तो आपके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। By 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out, और जैसे जैसे टाइम जा रहा था सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते गया। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड दे यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। इन्होंने क्या नोट किया कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये कैसे सेपरेट होते हैं और कैसे मूव होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके कैरेक्टर्स आगे कैसे ट्रांसफर होंगे। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड, देखो आप लोगों ने ऑलरेडी सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है, माइटोसिस में क्या होता है, आपको एग्जैक्टली सेम कॉपी मिलती है, और मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन मिलता है। The important thing to remember are that chromosomes as well as gene are always present in pairs and the 2 alleles of gene pair are located on homologous sites। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पर हम मियोसिस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जब यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल है, दिस इज माय डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल में हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब 46। जब ये मियोसिस करने जाते हैं तो पहले G2 फेज में इनका डुप्लीकेशन होता है, और डुप्लीकेशन में क्या होता है, ये 46 से 92 हो जाते हैं, ठीक है, मतलब 23 पेयर्स का डबल हो जाता है, और डबल होने के बाद फिर ये मियोसिस 1 में एंटर करते हैं, तो अब यहाँ पर 46 होंगे, यहाँ पर 46 होंगे, दे विल सेपरेट इन मियोसिस 2, एनाफेज आएगा, सेपरेट हो जाएंगे, सो नाउ दिस हैज 46, दिस हैज 46। अब ये जो है इसके पास 23 होगा, इसके पास 23 होगा, दिस विल हैव 23 एंड दिस विल हैव 23। सेल डिवीजन चैप्टर में आपने ये क्लियरली पढ़ा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं कैसे सेपरेट होते हैं, इस टाइप के डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन बताया है, क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में कंपैरिजन बताया, देखो ध्यान से देखो, ये मेरा क्रोमोसोम है और इसके ऊपर मेरे जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, दिस इज माई सेंट्रोमियर, और यहाँ पर मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर है इसी का पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इट कैन बी होमोलोगस,
सॉरी, इट कैन बी होमोजाइगस, इट कैन बी हेट्रोजाइगस, या तो सेम अलील होगा या तो उसका रिसेसिव फॉर्म होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज, ये क्रोमोसोम्स है, ये जीन्स है, क्रोमोसोम्स, अ कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, क्रोमोसोम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। क्रोमोसोम्स जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो हर एक पेयर में से एक एक गैमेट, हर एक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम अलग अलग गैमेट में जाता है। मतलब यहाँ 46 है ना, तो 23 यहाँ जाएंगे, 23 यहाँ जाएंगे, हर एक जोड़ी में से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो दे ऑलवेज सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ओके। और आगे क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट पेयर सेक्रेट गेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये जो इंडिपेंडेंट पेयर्स होते हैं ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, ये अपना अलग अलग गैमेट फॉर्म करते हैं। And can you tell which of these colors represent the chromosomes and which represents the gene? How did you decide? अब देखो, चाहिए तो आप इनको जीन्स कंसिडर करो, इनको क्रोमोसोम्स कंसिडर करो, डजंट मैटर। तो ये बस ऐसे ही बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखो मियोसिस एक्सप्लेन किया है, मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर दिस एज कैपिटल ए, ओके, लेट अस कंसिडर दिस एज स्मॉल ए। पहले आपको पहला वाला समझा पक्का, अभी इसका अजम्पशन मैं बताती हूँ। हाँ देखो इधर पे हम इनका अलील हम डिसाइड करते हैं कि हम इनको क्या क्रोमोसोम नंबर देने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हम क्या कर रहे हैं। समझो इसको मैं एक क्रोमोसोम काउंट कर रही हूँ, ये मेरा एक क्रोमोसोम है, इसको मैंने लिखा कैपिटल ए। ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, इसको मैंने लिखा कैपिटल बी। ये मेरा एक क्रोमोसोम है, इसको मैंने लिखा स्मॉल ए, और ये मेरा एक क्रोमोसोम है, इसको मैंने लिखा स्मॉल बी। यहाँ पर भी सेम देखो, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम and long yellow and short red chromosome at the same pole। यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड, ये मेरा कैपिटल ए है। यहाँ पर मैंने इसको रेड वाले को क्या लिया है, स्मॉल बी लिया है ना, तो यहाँ पर भी रेड वाले को स्मॉल बी लूंगी, येलो वाले को स्मॉल ए लिया है, ग्रीन वाले को स्मॉल बी लिया है। अब देखो, अब इसका मियोसिस 2 करते हैं, पहले मियोसिस 1 करेंगे फिर मियोसिस 2 करेंगे। मियोसिस 1 में क्या होता है, एनाफेज में बनाना स्टेज आता है और क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। So this is my capital A, this is my small capital B, this is my small a small b, capital A small b small a capital B। अब देखो ये सेपरेट हो रहे हैं, हाँ ध्यान से देखो इनका सेपरेशन हो रहा है। ये मेरा कैपिटल A है, ये मेरा B है, this is my capital A, this is my B, this is small a small b small a small b। अब इनका सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पर मुझे कैसे टाइप का क्रोमोसोम मिला, ए बी स्मॉल a स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पे देखो ये मेरा ए है, स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। सेम चीज मुझे यहाँ मिली, ए बी स्मॉल ए, एक मिनट यहाँ पे कैपिटल ए आएगा ना, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो कोई भी अलील किसी दूसरे अलील के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? ये मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर जो ये अलील्स हैं, ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते कि जहां कैपिटल बी जाएगा मैं वहीं जाऊंगा, जहां स्मॉल बी जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। तो द टू क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्रोमोसोम्स मेटाफेज में आएंगे और दोनों क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, किसी भी क्रोमोसोम का किसी दूसरे क्रोमोसोम से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन द लेफ्ट कॉलम इन द राइट कॉलम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो कैपिटल ए है ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है। ये देखो ये कैपिटल बी के साथ भी आया और स्मॉल बी के साथ भी आया। कोई भी क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता। सेपरेट होने के टाइम पे सारे क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये थियोरी पढ़ी ना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाली, ये वाली अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का आप शॉर्ट में इस पॉइंट के फॉर्म में सिनेप्सिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। क्या बोला गया है? लाइक द हेरिडिटरी ट्रेट्स द क्रोमोसोम्स रिटेन देयर नंबर्स, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी throughout the life of an organism and from generation to generation the two neither get lost nor mixed up, they behave as unit। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ह्यूमन हूं, अगर मेरे एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो मैं जितने भी सेल्स बनाऊंगी मेरे हर एक सेल में सेम क्रोमोसोम नंबर होंगे। अगर मैं माइटोसिस कर रही हूं तो मुझे सेम क्रोमोसोम नंबर कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगा। ऑब्वियसली म्यूटेशन वाला नई कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सो स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर, जीन नंबर ये हमेशा मेंटेन रहता है। सेम स्पीशीज में सेम क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा।
both chromosomes as well as genes, they always occur in pair in the somatic or diploid cell, and the alleles of a gene pair are located on the homologous site. इसका मतलब क्या होता है, ये मेरा एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर अगर कैपिटल ए वाला अलील है, ये मेरे फादर से आया है, तो जो दूसरा क्रोमोसोम है इसके पास सेम पोजीशन पे यहाँ पर सेम अलील होगा, पर उसका टाइप अलग हो सकता है। यहाँ पर स्मॉल ए भी हो सकता है या फिर कैपिटल ए भी हो सकता है। अलील दूसरे टाइप का प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कोई दूसरा अलील नहीं होगा, होगा सेम, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म होगा या रिसेसिव फॉर्म होगा, पर उसका लोकेशन सेम होगा। ये जो लोकेशन है इसको बोलते हैं होमोलोगस, यानी सेम लोकेशन पे दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे। एंड बोथ द क्रोमोसोम्स एज वेल एज द जीन्स, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो फिर से ये अलील्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे। अ गैमेट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू अलील्स ऑफ अ ट्रेट। मतलब क्या बोला गया है, एक सेल के अंदर, एक हैप्लॉइड सेल जो है, एक हैप्लॉइड सेल में एक टाइप का एक ही अलील होगा, मतलब ये दोनों क्रोमोसोम गैमेट में नहीं जाएंगे, ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो मुझे जो मेरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा। The paired condition of both the chromosomes as well as Mendelian factor is restored during fertilization। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा गैमेट है, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है, और ये एक गैमेट है, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है। जब ये फ्यूज होंगे तो मुझे मेरा डिप्लॉइड सेल वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर ये गैमेट पहले से ही डिप्लॉइड होता तो फर्टिलाइजेशन कभी होता ही नहीं, और अगर फर्टिलाइजेशन होता तो मुझे एबनॉर्मल बच्चा मिलता, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। गैमेट्स हमेशा फ्यूज होके फिर से डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। Thus, homologous chromosomes synapse during meiosis, जो पैचिटीन वाला फेज होता है, उस टाइम पे हमारे क्रोमोसोम्स अपना क्रॉसिंग ओवर करते हैं, चियास्माटा फॉर्म करते हैं, रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं और अपने अपने अलील्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर वो सेपरेट होते हैं ताकि हमें न्यू कैरेक्टर्स मिल सके। क्रोमोसोम्स कभी भी एक के साथ दूसरा चिपक नहीं जाएगा, सेपरेट होने के टाइम पे ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज के टॉपिक की हाईलाइट क्या क्या थी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, ठीक है। टू जीन इंटरैक्शंस वाले टॉपिक में से हमने देखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन क्या है वो भी हमने पढ़ा। फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, मैंने वो भी बताया। दिस ऑल्सो एक्सेप्ट्स मोनोहाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड को भी फॉलो करता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ी और इसका फाइनल कंफर्मेशन थियोडोर बोवेरी और वॉल्टर सटन ने दिया। फाइनल क्रोमोसोमल थ्योरी किसने एक्सप्लेन की, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की। मेंडल का काम किसने रीडिस्कवर किया, इन तीन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया, जिसकी वजह से मेंडल की पहचान को फिर से एक नाम मिला। और कैसे क्रोमोसोमल थ्योरी प्रूव हुआ वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब ये जो आगे दिया है सटन एंड बोवेरी, इन्होंने ये आर्ग्यू किया that the pairing and separation of chromosomes would lead to the segregation of pair of factors. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. मतलब दोनों के बीच में पहले आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा, इसीलिए ये सेपरेट नहीं होंगे। तो फिर सटन ने ये एक्सप्लेन किया कि मेंडल सर ने क्या बोला था कि अलील्स हमेशा इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, तो वही लॉजिक यहाँ पर इन्होंने लगाया और फाइनली सारे साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हमें फाइनल थियोरी दी गई, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी आइडिया को कंसीडर करते हुए, जो थॉमस हंट मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेम आइडिया यूज किया और उन्होंने अब ये एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में ट्राई किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके देखा। अभी तक तो हम सिर्फ थियोरी पढ़ रहे थे, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग्स जो है, इन्होंने क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स वाले ऑर्गेनिजम्स में ट्राई किया। मॉर्गन सर ने ड्रोसोफिला मक्खी सिलेक्ट की, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। दिस इज द ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर which were found very suitable for such studies, क्योंकि इस मक्खी में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 4 पेयर होते हैं, और ये इजीली अवेलेबल है, बहुत ही इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको सिंथेटिक मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं, कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। और ये जो मक्खी है ये 2 हफ्ते में फिर से रिप्रोड्यूस कर सकती है, इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक्स की होती है। तो मतलब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक बार में ये हमें बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस करके देती है। इट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ प्रोजेनीज। ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल क्रोमोसोम पे अलग अलील्स है, फीमेल क्रोमोसोम पे अलग अलील्स है,
तो एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे भी कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, मेल और फीमेल का एकदम प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा, क्योंकि जो फीमेल अंडा देती है उनका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है, ओके। एंड दे हैव मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विद इन लो पावर माइक्रोस्कोप। इनके जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस देखने के लिए कोई बड़ा हाईफाई मशीन भी नहीं चाहिए। तो अब थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, लिंकेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, आंसर कमेंट करने की कोशिश करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम साथ में मिलकर ये सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क नंबर 1 है। आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रीन सीड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी F2 जनरेशन में। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। आपको यहाँ पर बताना है कि आपको टेस्ट क्रॉस करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी रिसेसिव पेरेंट्स की, और ये आपका होमवर्क नंबर 3 है। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन मैंने आपको आज एकदम स्टार्टिंग में सॉल्व कराया, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। सो दिस इज योर होमवर्क नंबर 4। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं नीट एग्जाम में, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट यू ट्राई दिस फर्स्ट ऑन योर ओन। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे की थियोरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ बच्चों को उस कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। सो बिना भूले इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करना, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले होमवर्क करके आंसर नीचे कमेंट करना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो इन वीडियोस को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हो और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। एमसीक्यूज जो हैं वो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट करते हैं, और मैं आपको रोज एमसीक्यू के शॉर्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हो। जितना हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन एमसीक्यू के बिना अधूरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।